ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि शायद ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को कम समझ में आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन वंस मोर। जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इन दोनों के बीच एक तरह का अरेंजमेंट हुआ। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, जो बंगाल के मास्टर हो गए आफ्टर 1765, तो उन्होंने क्या कहा कि जो बंगाल की दीवानी है, मींस द रेवेन्यू कलेक्शन, इट वाज होल्डेड बाय देम and the administration was being conducted by the Nawab. But that administration being conducted by Nawab with the help of डिप्टी सूबेदार, जिसको नॉमिनेट कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल था, इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल पे आप कह सकते हैं यह ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से क्या था? इंग्लिश के कब्जे में था। वन डायरेक्ट, वन इनडायरेक्ट। जो दीवानी राइट था, इसमें रेवेन्यू कलेक्शन था, वह उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, और जो उनका निजाम था वह उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। How it was indirect control? If you see the system, how it is indirect control because of this deputy सूबेदार, यह नॉमिनेट होता था किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नॉमिनेट करती थी, जो निजाम में क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, जिसमें क्या थे? जुडिशियल पावर्स थे और पुलिस पावर्स थे। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखो तो डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। अब जो उनका नॉमिनी है डिप्टी सूबेदार, वह तो वही करेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डायरेक्शन देगी। इसको हम बोलते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय द ड्यूअल कंट्रोल? व्हाट इज द क्वेश्चन? What do you mean by the dual control in the Bengal post 1765? So when you try to establish or explain the dual control, it has the two issues: Diwani right, second, Nizamat right. What do you mean Diwani? Diwani means revenue collection. Nizamat means police and law. It is administration. So in the dual control of the Bengal, one part, which is revenue collection, is directly controlled by the Britishers. The second part, which is the law and order, which includes the police and the judiciary, is controlled by the Nawab, governor of Bengal, and which is administered by a deputy Subedar nominated by the British East India Company. It's clear? Anyone has any confusion in this? Come on the next point. अब यह जो अरेंजमेंट था, डबल गवर्नमेंट था, इस अरेंजमेंट से क्या क्या फायदे नुकसान हो, मैंने कल भी कहा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दैट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर बहुत साफ क्लियर नहीं होता है। यह डिजास्टर्स था। जो ड्यूअल गवर्नमेंट था वो डिजास्टर, क्यों? वेलफेयर पर किसी का ध्यान नहीं था। No concern for welfare.
ईस्ट इंडिया कंपनी का तो वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, लेकिन जो बंगाल के नवाब थे उनको भी वेलफेयर के लिए कोई इंसेंटिव प्राप्त नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट क्या हो गया, इट इज डिजास्टर्स बिकॉज कंपनी और नवाब दोनों को कोई भी वेलफेयर ताल्लुकात नहीं था। सेकेंड, मनी पार्ट, जो कंपनी को अपने इंडियन गुड्स परचेज करने थे, उस इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए अब इंग्लैंड से पैसा भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कैसे करते थे, जो रेवेन्यू ऑफ बंगाल था वह रेवेन्यू ऑफ बंगाल से ही चीजें खरीद कर फॉरेन में भेजते थे। इसको कहा जाता था इन्वेस्टमेंट, और यह उनके प्रॉफिट का पार्ट हुआ था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब क्या हुआ, जब इतना फायदा होने लग गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि उसको भी इस भारत के लूट में शेयर मिलना चाहिए, और उन्होंने ऑर्डर किया कि कंपनी 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश खजाने में जमा करे। तो 76, 77, 78 इन 3 सालों 5.7 मिलियन पाउंड बंगाल से ड्रेन हुआ है। 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा जिसने लोगों की लाइफ को प्रभावित किया। ह्यूमन हिस्ट्री का बंगाली है, इसमें क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई फर्क नहीं आया। हम लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको, रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो इशू इन द रेवेन्यू कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रुएल्टी के साथ रेवेन्यू कलेक्शन किया। अब बाई 1772 ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंपॉर्टेंट पावर हो गई, और जो इंग्लैंड में लोग बैठे थे उन लोगों ने इसको कंट्रोल करना शुरू किया। तो 1765 टू 1772 ये टाइम था ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब इस पर सवाल बनाया गया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे आते हैं 1772 में उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया और बंगाल डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। नाउ यू सी दिस फेस 1775 to 1772. Now let me make a question. 17 period 1765 to 1772 was the period of rule which gave extraordinary wealth to England on the cost of Indian people. Got it? How you answer this question? Come. Tell me how you answer this question. देखिए, एजुकेशन सिस्टम वह नहीं होता है कि आपको रटी रटाई चीज दे दी जाए। एजुकेशन सिस्टम वह होता है जहां पर माइंड अप्लाई हो। अब आपको चीजें पढ़ाई गई, अब उसका यहां पर आप एप्लीकेशन करेंगे। इसको हिंदी में कह देते हैं, अगर हिंदी में आपको सुनना है, कि 1765 से 1772 के बीच का काल एक अत्यधिक लूट का काल था। 1765 से 1772 के बीच का काल एक अत्यधिक लूट का काल था, जिसमें इंग्लैंड को अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हुई
और वह धन की प्राप्ति भारतीयों के विनाश पर की गई। नाउ यू ट्राई टू इम्प्लीफाई, कैसे इसको लिखेंगे? Anyone should write something. How you write this question? Mere one-way communication will not help you to expand your mental power. You need to apply work. बताइए कैसे apply करेंगे? Tell me. Anyone has any issue? पिक्चर में साफ नहीं आ रही क्या? Some problem with the picture? Some problem with the picture? Okay. Just try to answer this question. Okay. अब क्या हुआ? वारन हेस्टिंग आते हैं गवर्नर बनके, ठीक है। अब आपके साथ एक सवाल शुरू हो रहा है। स्टार्ट क्या हो रहा है? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। आप देखिए कहीं अपने कॉपी में, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस। घटनाओं के घटने का क्रम क्या है और किस क्रम में गवर्नर जनरल्स आते हैं। तो 1773 में वारन हेस्टिंग्स आते हैं का कार्यकाल 1773-1785 है। वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड। There are various events taken place during the time of the Hastings and Cornwallis. These are the two governor generals under whose regime the East India Company empire has been expanded and consolidated. तो 1772 में वारन हेस्टिंग आते हैं और इनका कार्यकाल 73 से 85 तक है। अब वारन हेस्टिंग ने क्या किया? उन्होंने आते ही पहला काम क्या किया? ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एबॉलिशमेंट। पहला सवाल क्या गया? Who abolished dual system of administration? अब क्या हो गया? Who introduced and who abolished? ड्यूअल सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया और किसने एबॉलिश किया? तो वारन हेस्टिंग ने आते इसको एबॉलिश कर दिया और उन्होंने कई रिफॉर्म किए। तो हेस्टिंग्स का जो पहला रिफॉर्म है वह उनका रेवेन्यू रिफॉर्म है। रेवेन्यू रिफॉर्म के मुद्दे पर वारन हेस्टिंग्स का जो योगदान है सबसे ज्यादा है। वारन हेस्टिंग्स का जो रेवेन्यू रिफॉर्म है वह शायद सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म आप कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसे ही वारन हेस्टिंग्स आते हैं उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया और उन्होंने इसको एस्टेब्लिश क्यों किया? व्हाई एस्टेब्लिश्ड? टू सुपरवाइज रेवेन्यू। रेवेन्यू का सुपरविजन, टू सुपरवाइज रेवेन्यू। रेवेन्यू के सुपरविजन का पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने रेवेन्यू को सुपरवाइज करने का काम शुरू किया। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। अब इस काम क्या क्या हुए? उन्होंने अपॉइंट किया कलेक्टर्स को। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जानते हो कॉन्सेप्ट, उन्होंने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया और इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट करने के बाद क्या किया? उन्होंने जो ट्रेजरी थी उसको क्या किया? ट्रेजरी को मूव कर दिया मुर्शिदाबाद की कलकत्ता।
ट्रेजरी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, इसको कहां मूव कर दिया, इसको मूव कर दिया कलकत्ता। मैंने पहले बताया था कि मुर्शिदाबाद तोड़ने गया था, नाउ ट्रेजरी हैज मूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, और एक अकाउंटेंट जनरल को अपॉइंट किया। अकाउंटेंट जनरल को क्यों अपॉइंट किया? अकाउंटेंट जनरल को अपॉइंट करने से फायदा क्या हुआ? उससे फायदा यह हुआ कि जो कंपनी का जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम में ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई। कलकत्ता 1772 में कैपिटल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बताइए, बताएं आप। अब इन 5 तथ्यों को आप ध्यान रखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रेवेन्यू रिफॉर्म्स को लेके ट्रेजरी मूव की, उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एस्टेब्लिशमेंट किया, कलकत्ता को कैपिटल बनाया, अकाउंटेंट जनरल की स्थापना की। उसके साथ में क्या किया? उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन किया। हिंदू और मुस्लिम लॉ का उन्होंने कोडिफाई किया, उसका उन्होंने कोडिफिकेशन किया। तो अगर रेवेन्यू रिफॉर्म के साथ देखें तो दूसरा क्या है? जुडिशियल रिफॉर्म। नेक्स्ट का मान लो जुडिशियल रिफॉर्म। जो जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम था, उस जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम में काम किया। अब देखिए, रेवेन्यू रिफॉर्म प्लस जुडिशियल रिफॉर्म। अब रेवेन्यू रिफॉर्म में उन्होंने जो कलेक्टर्स अपॉइंटमेंट किए, ट्रेजरी मूव की, उसके साथ साथ क्या किया? उन्होंने लैंड को ऑक्शन पर देना शुरू किया फॉर 5 इयर्स। पहले क्या हुआ करता था? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लैंड का ऑक्शन होता था फॉर 1 ईयर, 5 ईयर। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो लैंड का ऑक्शन होता था, वो पहले हुआ करता था 1 ईयर का, उसको बढ़ाकर 5 ईयर कर दिया। ये क्यों किया? Why he did? रियल वैल्यू, जमीन से जो टैक्स प्राप्त होता था, उसकी रियल वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, जो रियल वैल्यू प्राप्त करना था, उसके लिए इन्होंने यह प्रक्रिया शुरू की। अब उन्होंने पीजेंट्स के हक में भी कुछ काम किया, पीजेंट्स के इंटरेस्ट में भी काम किया। क्या काम किया? जब उन्होंने रेवेन्यू ऑप्शन किया, उसके साथ साथ जो पीजेंट से जो आर्बिट्रेरी सेस और अनरीजनेबल फाइन्स थे, आर्बिट्रेरी सेस एंड अनरीजनेबल फाइन्स, इसको क्या किया? एबॉलिश किया। जो आर्बिट्रेरी सेस थे और अनरीजनेबल फाइन्स थे, उसको उन्होंने एबॉलिश किया, और उन्होंने इस बात पर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि रेंट का इनहेंसमेंट न किया जाए, रेंट का इनहेंसमेंट न किया जाए। जो रेंट फिक्स हो गया है, इसको इनहेंसमेंट न किया जाए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के ये सारे प्रयोग, जो उन्होंने इतने प्रयोग किए, वह फेल कर गए। ठीक है, इसके बाद सभी तक याद रहेगा, ये सब फेल कर गए। यह फेल क्यों कर गए? हर
चीज का कार्य कारण होता है। ये फील क्यों कर ले? जो जमींदार थे वह रेवेन्यू देने में जमींदार फेल क्यों कर गए? जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पाए। अब अलग से पढ़ेंगे सेटलमेंट, उसमें कहते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उसको हम और डिटेल में एनालाइज करेंगे। जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पाए और जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, वो सारा का सारा रेवेन्यू पेमेंट नहीं हो पाया। अब सवाल देखिए, इससे सवाल करिए, रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग्स which led to the permanent settlement, या revenue policy, initial land revenue policy of Warren Hastings, which taken towards the British Empire, towards the revenue policy of the permanent settlement, महलवारी, रैयतवारी। तो एक क्या हो गया? साइलेंट फीचर ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग्स रेवेन्यू पॉलिसी। सेकेंड, रेवेन्यू पॉलिसी के साथ हमेशा क्या रहता है कि ब्रिटिश ने अन्याय किया है। इसी को आप बोलिए क्या क्या पीजेंट्स के फेवर में कार्रवाइयां की गई, क्या हो जाएगी? फिर रेंट इनहेंसमेंट किया गया, फिर ये पॉलिसी फेल हो गई, पॉलिसी फेल हो गई। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? बोलिए, कोई क्वेश्चन है? इसको समझ जाएंगे तो हमको लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, because we have to read in details the land revenue policy. If we understand this process, then our job will be easy in the future lecture when I will explain you the land revenue policy of the East India Company. अब आते हैं जुडिशियल रिफॉर्म में। जो इनका जुडिशियल रिफॉर्म था, अब क्या था, जो वॉरेन हेस्टिंग ने जब साम्राज्य को संभाला उस समय जो जुडिशियल सिस्टम था इंडिया का, उसमें बहुत अन्याय था। जो नवाब था वह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस हुआ करता था, वह पावर को मिसयूज करता था। जुडिशियल सिस्टम में जमींदार जो था वो पावर को मिसयूज करता था, और जो नवाब था वह चीफ आर्बिट्रेटर चीफ था। आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो पुलिस और जस्टिस था वह नवाब मैनेज करते थे। तो नवाब क्या हुआ करते थे, वह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जस्टिस के पावर को मिसयूज करते थे। और जमींदार थे, जो जमींदार क्या थे, वह लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे जमींदार लोअर लेवल पर, जमींदार लोअर लेवल पर जुडिशरी को इंप्लीमेंट किया करते थे, जस्ट एक्ट करते थे। और ये क्या थे, ये बहुत ही ज्यादा करते। तो ऐसे सिस्टम पे यह बट नेचुरल है कि इस सिस्टम को चलाए रखना आसान नहीं होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस बात को महसूस किया कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करने को, रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। उसने क्या किया, उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट प्रोवाइड किया अंडर कलेक्टर। तो उसने कलेक्टर के अंडर में उसने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट बनाया। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट बनाया अंडर द कलेक्टर। कलेक्टर के अंडर में एक सिविल कोर्ट बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में।
उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोड बनाया। उन्होंने क्या किया, मेड ए सिविल कोड। कलेक्टर के अंडर में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोड बनाया और कलेक्टर सिविल कोड और एक इंडियन जज क्रिमिनल कोड। जरा ध्यान दीजिए इसको, जस्ट सी केयरफुली। कलेक्टर के पास क्रिमिनल कोड नहीं था, सिर्फ सिविल कोड था। क्लियर? तो उन्होंने एक कलेक्टर के साथ एक सिविल कोड बनाया और क्रिमिनल कोड बनाया एक जज के अंदर में, और इसकी अपील सुनने के लिए उन्होंने अपीलेट कोड बनाया। ये जो और इसकी दोनों की अपील के बनाया अपीलेट कोड। पढ़ना क्यों जरूरी है कि आगे जब जुडिशियल सिस्टम हम समझेंगे तब आपको उस पर ध्यान देगा। तो उन्होंने इसका अपील सुनने का अपीलेट कोड बनाया। अब इसमें भी क्या किया, एक अपीलेट कोड था सिविल का, एक था क्रिमिनल का। क्लियर हो गया? एक अपीलेट कोड था सिविल का और एक अपीलेट कोड था क्रिमिनल का। और ये कहां एस्टैब्लिश किया था? यह अपीलेट कोड कहां पे था? कलकत्ता में था। जो अपीलेट कोड बनाया वो कहां बनाया? कलकत्ता में बनाया। और जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट था, जो हाईएस्ट कोर्ट था क्या था? सदर दीवानी अदालत। और क्रिमिनल का क्या था? सदर निजामत अदालत। कोई कंफ्यूजन बताइए, बताइए। अब जो सदर दीवानी अदालत था, इसको प्रिसाइड कौन करता था? इसको प्रिसाइड कौन करता था? गवर्नर प्लस 2 जजेस। जजेस कौन चुनता था? जो काउंसिल थी वो चुनती थी। जो सदर दीवानी अदालत था उसको प्रिसाइड कौन करता था? गवर्नर और 2 जजेस रिक्रूट होते थे अमंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जो जजेस थे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। होप आई एम नॉट फास्ट। फास्ट हो रोक मेरा, क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। वो कहां से आते थे? वो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल से आते थे। और जो सदर निजामत अदालत था उसका जो फंक्शन था वो था अंडर एन इंडियन जज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल काउंसिल। क्लियर हो गया? अब ये जो लोग अपॉइंट होते थे इनको हिंदू और मुस्लिम लॉ में असिस्टेंट करने के लिए एक्सपर्ट प्रोवाइड किए जाते थे। और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ कोड ऑफ हिंदू लॉ का, वाज प्रिपेयर्ड बाय हल हेड। अभी नाम है तो हल हेड, नाम याद करो, हल हेड। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया गया कोड ऑफ हिंदू लॉज प्रिपेयर्ड बाय द हल हेड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हम आगे कार्नवालिस के समय में हमको समझना होगा द जुडिशियल स्ट्रक्चर इन ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड this point of view.
नो कंफ्यूजन? वेरी वेरी नोट कर लिया? आई कैन रब इट। तो कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू और मुस्लिम लॉ किया गया। ट्रायल ऑफ नंद कुमार बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रायल ऑफ नंद कुमार क्या था। नंद कुमार एक राजा थे, इनको फोर्जरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जस्टिस इनके जज थे और उन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी। इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। फोर्जरी के आरोप में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था। तो 4 तथ्य नंद कुमार केस के बारे में कि नंद कुमार का केस कौन था, नंद कुमार कौन थे। नंद कुमार एक राजा थे, इनको एक फोर्जरी के केस में ट्रायल किया गया। जस्टिस इन पे जज थे। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय का केस है और फोर्जरी के आरोप में मृत्युदंड देने का आरोप इंडियन कानून में नहीं था, इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। क्लियर? फाइन और नॉट फाइन? ये सारे जानने क्यों जरूरी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सी घटनाएं घटी, उससे यह सवाल डेवलप हो रहा है। तो ब्रिटिश ने हेल्प किया नवाब ऑफ अवध को अगेंस्ट रोहिल्ला और अवध ने पे किया 14 लाख रुपए टू हेल्प किया। तो सवाल ये क्या हुआ, व्हाट इज a Rohilla war, why British participated and what is the outcome of the war? First Anglo-Maratha war 1776-82। यह वॉर स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश ने सपोर्ट किया क्लेम ऑफ रघोबा पेशवा से। अब पेशवा सिप पे क्या हुआ, जब पेशवा का टाइम आया, जब पेशवा सिप आई तो वहां पे एक इंटरनल स्ट्रगल चला 2 गुटों के बीच में। तो इन्होंने ब्रिटिश ने सपोर्ट कर लिया रघोबा को पेशवा सिप को, किसके अगेंस्ट? माधवराव सेकंड। यह वॉर इंडिसिसिव रहा, एंडिंग 1782। यह ट्रीटी ऑफ सलीबाई के साथ एंड हुआ। इसने सेव किया ब्रिटिश को फ्रॉम द कंबाइंड अपोजिशन ऑफ द इंडियन। इस ट्रीटी ऑफ सलीबाई ने इनको सेव किया फ्रॉम कंबाइंड अपोजिशन ऑफ इंडियन पावर्स। इसने किसी भी ग्रुप को विक्ट्री नहीं दी, लेकिन इसने ब्रिटिश को 20 साल के लिए मराठों के साथ पीस दिया। और इससे फायदा क्या हुआ, इस सलीबाई से ब्रिटिश मैसूर के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल रहे। अब जो मैंने सर्किल किया है इसको आप समझने की कोशिश करिए। व्हाई दिस एंग्लो मराठा वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मराठों में इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था। ब्रिटिश ने रघोबा का साथ दिया अगेंस्ट द क्लेम ऑफ माधवराव सेकंड। जब उन्होंने साथ दिया तो उससे क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब ट्रीटी ऑफ सलीबाई इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई ट्रीटी ऑफ सलीबाई इज इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ सलीबाई के कारण जो इनका कंट्रोल था मैसूर पर, मैसूर, ट्रीटी ऑफ सलीबाई कारण मैसूर पर यह प्रेशर बनाने में सफल हुए।
थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, इंटरप्रिटेशन इज एन आर्ट, वही आर्ट सीखना है। ये सारे फैक्ट तो किताब में लिखे ही हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि आपके एग्जाम में काम आ जाए, दैट इज द मेन इशू व्हिच वांट टू डू इट हियर। कि ट्रीटी ऑफ सलीबाई, तो एक सवाल क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, एंग्लो मराठा वॉर का आउटकम क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीटी ऑफ सलीबाई में क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीटी ऑफ सलीबाई से फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ब्रिटिश एबल टू exert pressure on the Mysore? अब now you see this one, you see this, you see this, मिटा this करूंगा, you just concentrate on this. तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहां तक, क्लियर हुआ? जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है उसका इंपैक्ट क्या है, आउटकम क्या है? गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? वांट सम हेल्प? और वी शुड मूव ऑन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज ए डाउट? नेहा श्रीवास्तव क्लास में है, नेहा आपको क्लियर हुआ? आदित्य आपको? आदित्य क्लियर? सर, नाउ कम ऑन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। तब आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें इन दोनों के बीच यह एग्रीमेंट था, सॉरी छोड़ दिया, सॉरी, सेकंड एंग्लो वॉर। अब 1776 to 72 इस वॉर में ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए भोसले और निजाम की न्यूट्रलिटी को लेकर, और वह डिवाइड करने में सफल हो गए मराठा निजाम और मैसूर को। क्लियर? जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें ब्रिटिश जो है सक्सीड हो गए कि उनमें भोसले जो नागपुर के थे निजाम न्यूट्रल हो गए, और ब्रिटेन क्या हुआ, तो जो इंडियन कंट्री था मराठा निजाम और मैसूर को, मराठा निजाम और मैसूर को आपस में बांटने में सफल हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। कैसे हुआ? जो ट्रीटी साइन हुआ ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, उसमें क्या था कि दोनों एग्री कर गए एक दूसरे की हेल्प के लिए अगर कोई तीसरा अटैक करता है। लेकिन जब मराठा ने अटैक किया मैसूर पे, ब्रिटिश ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फ्रांस हैड सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनी अगेंस्ट ब्रिटिश, और फ्रांस ने ऑफर किया हेल्प मराठास को, और ब्रिटिश ने क्या किया, रिटेलिएशन में जो फ्रेंच का जो माहिम पोर्ट था ऑक्युपाई कर लिया। हैदर अली ने अटैक किया ब्रिटिश पे,
सपोर्टेड बाय फ्रेंच। 1782 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ट्रीटी हो गई और जो फ्रेंच का सपोर्ट था मैसूर को वो विड्रॉ हो गया और 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। टीपू ने वॉर को कैरी आउट किया और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 में एंड हुआ और जो पहली पोजीशन थी वॉर की वही रिस्टोर हो गई। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें ब्रिटेन ने अपने उन वायदों को पूरा नहीं किया कि अगर कोई तीसरा अटैक करेगा तो हम हेल्प करेंगे। जब मराठा ने अटैक किया तो उन्होंने हेल्प नहीं किया और उसी समय जो एक वॉर हो गया अमेरिकन कॉलोनी में अगेंस्ट ब्रिटिश में, फ्रांस ने ऑफर किया हेल्प मैसूर को और ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर लिया जो फ्रेंच कोर्ट था वाहे में, जो मैसूर का ओनली आउटलेट था यूरोपियन ट्रेड को लेकर। और हैदर अली ने फिर अटैक कर दिया ब्रिटिश पर, फ्रांस से सपोर्ट किया। अब क्या हो गया कि बाद में जब ट्रीटी हो गई तो फ्रांस का सपोर्ट हट गया और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कोई भी परिणाम नहीं निकला। जो टीपू और ब्रिटिश के बीच में पॉइंट ऑफ स्ट्रगल के डिस्प्यूट थे वह समाप्त नहीं हुए और फिर से वॉर स्टार्ट हो गया 1789 में और टीपू की डिफीट के साथ 1792 में फिनिश हुआ। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम हुई, टीपू का आधा राज्य चला गया और उसके एलाइज ने पे किया इतना रुपया इंडिविजुअली। इट इज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। These are not very important part of the history if we see a holistic history. But क्या सवाल पूछेंगे कहना आसान नहीं। अगर हम पूरे आधुनिक भारत इतिहास को देखें तो ये बड़ी छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं शेप कर रही हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडियन एम्पायर। क्या शेप कर रही हैं? जो इंडियंस के बीच में सहमति नहीं या जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था वह डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट साबित रहा है। अब आता है रेगुलेटरी एक्ट 1773 जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है हमारे ब्रिटिश इंडिया में। अब 1773 के पहले जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में जो कंसिस्ट करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब दो शब्द याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये कंट्रोल करते थे कंपनी के अफेयर्स को। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये एनुअली इलेक्ट होते थे और प्रैक्टिकली मैनेज करते थे अफेयर्स ऑफ कंपनी। और जो इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी वो इंडिपेंडेंट थी और रिस्पॉन्सिबल थी ओनली टू होम। ये सवाल यस रिस्पॉन्सिबल ओनली टू होम गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी थी was conducted by a governor and a council। जो 1770 का बंगाल में अकाल पड़ा जिसने अफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, ड्यू टू दैट रीजन रेवेन्यू कलेक्शन वाज पुअर एंड कंपनी को फाइनेंशियल ट्रबल हुआ। तो 1773 में कंपनी ने अप्रोच किया पार्लियामेंट को फॉर ए लोन। अब जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड थी इसने सोचा कि वह कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करे। उस समय लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी को अपॉइंट कर दिया कि जो इंक्वायर करे कंपनी के अफेयर्स को और उसके रिकमेंडेशन पे यह एक्ट पास हुआ। तो ये क्या हो गया? बैकग्राउंड of regulating act. तो confusion
एनी कंफ्यूजन? अब आते हैं मेन पार्ट, इस एक्ट का प्रोविजन क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझना है, हमको दो एक्ट समझना पड़ेगा, रेगुलेटिंग एंड फिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। Two acts we have to understand. So let's first start with the regulating act. जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारे सामने आता है, उस रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रोविजन क्या था, पहला प्रोविजन क्या है, जो टर्म्स ऑफ जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका जो टर्म है वह एक्सटेंड टर्म तो पहला क्या किया गया, जो अभी डायरेक्टर्स वाला शब्द याद रखिएगा, इसको मैंने दो शब्द अभी आपको बताए हैं कि जस्ट हैव इन माइंड दीस टू वर्ड्स, अगर ये दो शब्द आप मिस कर दोगे सवाल सब गलत हो जाएगा। डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोप्राइटर्स, ध्यान आप रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनेगी थोड़ी देर। तो जो डायरेक्टर्स का जो टर्म था वह बढ़ाया गया और 1/4 ऑफ देम विल रिटायर एवरी ईयर, और उनका जो रीनॉमिनेशन नहीं होगा, नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। पहला क्या होगा, उनके टर्म्स को बढ़ाया गया, वह 1/4 हर साल रिटायर करेंगे और वह रीनॉमिनेट नहीं होंगे। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको स्टाइल किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका टाइम कितना किया, 5 इयर्स। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ, हेस्टिंग्स में। अब इस गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर लगाए गए जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे, और गवर्नमेंट जो चलेगी वह मेजॉरिटी के डिसीजन से। तो गवर्नर जनरल प्लस 4, 5 आदमी जो होंगे इनकी मेजॉरिटी से चलेगा, और गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट है। तो अगर ये 4 लोग जो हैं, अगर 2+2 हो गए तो कास्टिंग वोट कितना है, गवर्नर जनरल का है। क्लियर? रमाकांत यादव 1773 एंड 1784, तो कास्टिंग वोट किसका हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया। अब गवर्नर जनरल काउंसिल को सुप्रीम कर दिया गया, अदर प्रेसिडेंसी, और ये सब याद रखिएगा, वर्ल्ड पीस। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो और 2 प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास और बंबई, उस पर इसको सुप्रीम कर दिया गया, वर्ल्ड पीस। सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को बनाने की बात हुई, और यह गवर्नर जनरल की काउंसिल से इंडिपेंडेंट कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट की 1774 में स्थापना हो गई बाई रॉयल चार्टर। तो जुडिशरी को गवर्नर जनरल से इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो देयर वाज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यू कैन से दिस। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या किया, इस एक्ट में जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी थे, इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल, काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी तरह के गिफ्ट और कैश से लेने से रोक दिया गया। तो क्या है, करप्शन रोकने की कोशिश की।
देखिए आप क्या करेंगे, इसी सवाल को पूछने के लिए, इसी पॉइंट को पूछने के लिए यह नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे by the regulating act an attempt has been made to stop correction। इससे इस पर लिख देंगे separation of judiciary and executive। ये पूरा नहीं लिखेंगे, वो ये लिख देंगे। तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, सवाल सही नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूटिव, इससे क्या हो रहा है, करप्शन रोकने का काम हो रहा है। क्लियर हुआ, नॉट क्लियर? अब इसकी एनालिसिस करते हैं। लेट्स एनालाइज द रेगुलेटिंग एक्ट, जो अपना मेन काम आ रहा है, कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। इसने क्या किया, कंपनी के अफेयर को पार्लियामेंट के कंट्रोल में दिया है। तो बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा, वेलफेयर ऑफ इंडियंस। इसने कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश की कि पार्लियामेंट के पास ये सोच है कि वह इंडियंस के वेलफेयर के बारे में सोचता है। सबसे बड़ी मेरिट क्या है, जो आर्बिट्रेरी रूल ऑफ कंपनी था वो खत्म हो गया और एक फ्रेमवर्क दिया गया। तो बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट देयर वाज नो फ्रेमवर्क। बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट देयर वाज नो फ्रेमवर्क, और आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट एक फ्रेमवर्क हो गया कि फ्यूचर में जो सरकार चलेगी, गवर्निंग इंडिया होगी, वह एक फ्रेमवर्क में काम करेगी। इसका डिफेक्ट क्या था, गवर्नर जनरल को पावरलेस बना दिया। क्यों, 4 आदमी थे, ये 4 आदमी जो चाहे सो कर ले। गवर्नर जनरल के पास कब, जब 2+2 होगा तब गवर्नर जनरल के पास राइट आएगा। अगर ये 2+2 नहीं होता है, अगर 3+1 होता है, गवर्नर इज पावरलेस। ये चारों एक साथ हो जाए, गवर्नर पावरलेस। क्लियर? गवर्नर जनरल को इस एक्ट ने पावरलेस। अब देखिए ये भी सवाल आ जाएगा, सवाल एनालिसिस से ज्यादा आएगा, एक्ट से कम आएगा, एनालिसिस पार्ट से ज्यादा आएगा। अब ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया गया पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में इन डिफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश की। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, इसने इसको दूर करने की कोशिश की। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, जो रेगुलेटिंग एक्ट अनसेटिस्फैक्टरी हुआ, इसलिए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब पिट्स ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम क्या थे, 6 मेंबर्स हो गया, जहां पर 4 थे वहां 6 कर दिया। ये अपॉइंटमेंट थे बाय प्रॉम्प्ट। जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे वह रिटेन हुए विदाउट एनी अल्टरेशन इन कंपोजिशन। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया 6 मेंबर्स का, एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 4 आदमी के थे। इंडियन सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया, इसने रिड्यूस कर दिया जो नंबर ऑफ मेंबर्स गवर्निंग काउंसिल थे वो 4 से 3 कर दिया, इंक्लूडिंग कमांडर। इससे क्या हो गया, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई है। फॉरेन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था। फॉरेन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क प्रस्तुत किया लोगों ने, जो इसे इंट्रोड्यूस किया एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कंपनी के फंक्शनिंग में, जो को किया
Board of Directors, commercial function. Board of Control, political affairs. याद करिएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वह कॉमर्शियल फंक्शन देता था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह पॉलिटिकल अफेयर्स देता था। बोर्ड रिप्रेजेंट करता था किन को? डायरेक्टर, कंपनी। इसको लिखिए आप, राइट योर कॉपी, लिखिए सब ठीक से, इसको आप ठीक से लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए ठीक से आप। ये पॉइंट अभी तक आया भी, एग्जाम में आ सकता है, किसी पॉइंट समझ नहीं आया जरूर पूछिए आप। डाउट बताइए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इस बिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने कंपनी के फंक्शनिंग में एक तरह का विरोधाभास ऐसा उत्पन्न किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वह कॉमर्शियल फंक्शंस को देखता था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। तो आप कह सकते हैं बोर्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा था किंग को, जो पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था वह किंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो कॉमर्शियल फंक्शन देख रहा था वह कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये हुआ? इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सवाल आएगा, मेजॉरिटी लोग गलत करेंगे, जो कितनी फाइन डिस्टिंक्शन कैच करने की थोड़ा से मेहनत करनी पड़ती है। किसी कंफ्यूजन है? Anyone has the confusion? Yeah. फिर सुन लीजिए एक बार, यह जो दो सिस्टम थे डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो जो पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था वह रिप्रेजेंट किंग को कर रहा था, और जो कॉमर्शियल अफेयर देख रहा था वह कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंपीचमेंट का चार्ज लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंपीचमेंट, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, किस पर इंपीचमेंट का चार्ज लगा? इनको रिजाइन करना पड़ा, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया, पार्लियामेंट में इनका इंपीचमेंट हुआ। इंपीचमेंट के लिए पास 22 चार्जेस लगाए गए। मोस्ट वर्ड चार्ज था रोहिला वॉर, याद करिएगा, नंद कुमार केस, राजा चैत सिंह एंड बेगम ऑफ अवध। 3 आरोप इनके ऊपर लगाए। जो इनके ऊपर 3 आरोप क्या थे इंपीचमेंट के, कि इन पे 3 थे। रोहिला वॉर मैंने आपको बताया ही। अब जो राजा नंद कुमार पर क्या था, चार्जेस थे, फोर्जरी चार्ज था। एक फोर्जरी का, एक जालसाजी का चार्ज लगाया गया। अब इनके जजमेंट पर इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। भारत में केस चलाया गया और इन पर इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। इस समय जो जज थे एलिजा इम्पे थे, तो सजा भी, ये भी सवाल आ चुका है, कौन जज था इसमें? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे उस समय जज थे जिन्होंने सजा इनको दी हुई थी। ये हो गया नंद कुमार। दूसरा केस है राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह पर हेस्टिंग्स ने हैवी पेनाल्टी पे की, लगाई। क्यों? राजा चैत सिंह कहाँ के थे? बनारस के थे। पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हैवी पेनाल्टी लगाई। क्यों?
इन्होंने ट्रिब्यूट पे करने में डिले किया और अनजस्ट मैनर इनको डिपोज किया गया। तीसरा मामला था बेगम ऑफ अवध का, इनको भी प्रताड़ित किया गया। बेगम ऑफ अवध क्या थी, ये मदर और ग्रैंड मदर हुआ करती थी जो अवध के नवाब थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हेल्प किया नवाब, कैसे हेल्प किया, उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजा नवाब को हेल्प करने के लिए, जिन्होंने बेगम ऑफ अवध से पैसा वसूलने में मदद की। यह तीनों केस क्या थे, यह तीनों केस हाई हैंडेडनेस में थे। लॉन्ग ट्रायल के बाद 1795 में इनको कंप्लीटली दोष मुक्त कर दिया गया। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग को इवेल्यूएट करना चाहे तो ये पर्सनालिटी है, इनको बंगाली आती थी, पर्शियन आती थी। इन्होंने जो इंडियन लैंग्वेज और आर्ट को ऐसा काम कर्जन ने किया था, हम कर्जन पढ़ाएंगे आपको हम बताएंगे, लैंग्वेज को आर्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और वॉरेन हेस्टिंग ने जो एक फाउंडेशन दिया उस पर ब्रिटिश एम्पायर बिल्डअप किया गया। नंदकुमार केस में आपको मैंने बताया सेम चीज है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। बस करें आज, बस करें आज, इट्स ओके। कॉर्नवालिस कल कल करते हैं। किसको क्लियर नहीं हो रहा है, कई बार लगता है कि पता नहीं क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। जो शौर्य का भी क्लास है इसके बाद। कोई सवाल है इसी पास?